सो हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चर में यही चीज़ पढ़ी थी हमने कि रिएक्शन की रेट को बताना है। एक कोई रिएक्शन दे दी गई है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बताना है। तो कैसे बताते हैं हम कि ये तो पता था हमको ए के लिए लिखना है, तो क्या करते थे हम, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और ये साइड क्या है, हमारी रिएक्टेंट साइड है ना। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता था, माइनस साइन, है ना। तो अब इस पूरी रिएक्शन को अगर हमको इक्वल करके लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करके लिखना है, तो हम क्या करते थे, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनसे उसका डिवाइड कर देते थे, है ना। तो फिर ये किस इक्वल हो जाएगा, किसके, माइनस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या है, बी, तो 1/b, यस। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 1/c, और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड है ना। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन मुझे दी हुई है और इसके लिए मुझे क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे ये 2 है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, H2 ऐसे लिखा हुआ है ना। और ये क्या है, I2 कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना। और G का मतलब यहाँ पे गैसियस फेज, है ना, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल इसमें है ना, केवल इसमें है। तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, माइनस लिखेंगे, ये रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, 1/2 कर दिया। देन उसके बाद डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, HI अपॉन डी टी इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी नहीं है तो कोई डिवाइड भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी टी इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस टाइप से हमको कर देना है। वैसे ये दिया हुआ है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी से भी डिवाइड नहीं करना है। अब ये रिएक्टेंट साइड है मतलब माइनस तो लगाना है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी इक्वल टू, फिर माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट साइड में माइनस आता है। अब यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इससे हमको डिवाइड करना होगा, फिर देन डी H2 अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है। ये प्रोडक्ट साइड है तो प्रोडक्ट साइड में माइनस नहीं लगाना है, बट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो है यहाँ पे 2, तो उससे डिवाइड करेंगे, 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। क्लियर होता है यहाँ तक, ओके। तो ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस जो होंगी उनके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद हम चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना। एक तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। अभी केवल फैक्टर्स कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, देन एक एक को फिर हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड है टेम्परेचर, है ना, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कितना है ना, टेम्परेचर से का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। देन उसके बाद थर्ड रहेगा हमारा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा और सरफेस एरिया को चेंज करने से क्या होगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसी को देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो रिएक्टेंट का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है ना। ये पहले कैसे पढ़ी हुई है देखो मैं बताता हूँ।
मैंने बताया था कि ये कोई रिएक्शन है, R गिव्स P है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो T इक्वल टू 0 पे 5 था और ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना, तो 0 था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ 4 हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। ये 3 हुआ तो यहाँ कितना हुआ, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 1 हुआ तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे कितना हुआ, फिर उसके बाद 0 और यहाँ पे टोटल 5, और यहाँ जा कर के रिएक्शन स्टॉप हो जाती थी, है ना। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी मतलब रिएक्टेंट अगर ख़त्म होता जा रहा है तो अब रिएक्ट होने के लिए कोई स्पीशीज़ बची ही नहीं है, और रिएक्ट होने के लिए कोई स्पीशीज़ बची नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, है ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमने ये आइडियल माना था T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे T इक्वल टू 2, ये सब सेकेंड में माना था हमने ना, 3, T इक्वल टू 4 और ये T इक्वल टू 5, है ना। तो बट ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक जब होगा तो ये 1 सेकेंड में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले 4 था, अब कितना रह गया, सॉरी पहले 5 था, अब कितना रह गया है, 4। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मतलब क्या है कि अभी ये T इक्वल टू 2 सेकेंड में नहीं, हो सकता है T इक्वल टू 3 सेकेंड में आए। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना था, 1 सेकेंड का, बट यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 2 का। अब ये जब 3 से वापस 2 में कन्वर्ट होगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा रिएक्टेंट का, जैसे जैसे रिएक्शन होती क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो ये T इक्वल टू 3 था, तो हो सकता है कि यह T इक्वल टू 6 हो। मतलब ये यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ आने में, तो वो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इतना 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया। और फिर यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 सेकेंड लग रहे हैं। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा उतना उतना रिएक्शन को होने में टाइम लगता जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ 0 हो गया, अब अगर मैं मान लो उठा करके और रिएक्टेंट डाल देता हूँ, मान लो वापस यहाँ पे 5 मोल डाल देता हूँ, तो अब ये रिएक्शन क्या होगी, वापस से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर ये वापस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे फिर वापस ये चलने लगेगा 5 4, फिर यहाँ पे 4 3, है ना, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहीं पे, रेट लॉ, है ना। तो रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ क्या है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। रेट लॉ क्या है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या, रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी टर्म में, इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कुछ पावर होती है। मान लीजिए यहाँ पे पावर ये रही होगी x, है ना। तो ये जो पावर होगी x, ये मे बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो सकती है। ये वाली पावर मे बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर मान लीजिए N2 + 3H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ सॉरी N2 + 3H2, तो यहाँ पे N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये जैसे N2 लिख दिया, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पावर जो है ये 3 हम लिख रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ही डिपेंड करे। मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पावर नहीं आई है, कहने का मतलब ये है। ज़रूरी नहीं है यहाँ 3 हो, यहाँ 2 भी हो सकता है। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस पावर से लेना देना
बिल्कुल नहीं है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कर दिया है। रेज्ड टू सम पावर, कुछ पावर होती है। विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हो भी सकता है ना। अगर हो भी सकता है तो मतलब वो कुछ ऐसी कंडीशंस ये बोल सकते कि बाय चांस ऐसा हुआ है ना। बट ऐसा नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वही उसकी पावर होगी। क्लियर है? देखिए अब उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की तरफ, है ना। तो ये कोई रिएक्शन दी हुई है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कौन है? ये है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गए? तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इसकी पावर होगी कुछ एक्स। देखो मैंने इस पावर को ए नहीं लिखा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, बट मैंने यहाँ क्या लिखा? एक्स। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर होगी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी केस में बाय चांस ऐसा हो जाता है, बट बाकी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि यही इसकी पावर होगी, है ना। तो अब ये क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर, दोनों रिएक्टेंट है ना, की पावर क्या होगी? इसकी वाई होगी, ना कि बी होगी, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लूँगा के, है ना। और ये क्या था? ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ओके। तो ये क्या है हमारा? ये जो कांस्टेंट आता है इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट, है ना। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो ये देखो रेट लॉ ही लिखा है हमने। रेट लॉ में क्या होता है? रेट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिसकी कुछ पावर होती है जो कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। तो ये हमने लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या किया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया? एक कांस्टेंट आ गया के, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेट कांस्टेंट। तो ये देखो इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, और के को क्या बोल रहे हैं? रेट कांस्टेंट। और एक्स और वाई, ये जो पावर सारी एक्स और वाई, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी। ये पावर ए और बी भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही हो, है ना। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं, इसका रेट कांस्टेंट लिखते हैं तो रेट इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम प्रोपोर्शनलिटी ना लगाते हो, डायरेक्ट के साइन मालूम पड़ गया है, लिख देते हैं के। हाँ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कि क्या होगा? एनओ का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है? ये एनओ की जो है यहाँ पे पावर जो दी हुई है 2 है। तो यहाँ पे ये ऐसा लगता है इस रिएक्शन में कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसकी पावर भी 2 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था मतलब 1 है, तो इसकी भी पावर क्या है? 1 है ना। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बाय चांस किसी रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा। बट ये जो चीज़ है रेट, जो रेट लॉ दिया जाएगा, रेट लॉ एक तरह से एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया जाता है। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन इसको नहीं कर सकते हैं। तो रेट लॉ हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसलिए हमको इन पावर्स की भी चिंता नहीं करना है ना। रेट लॉ क्या है? कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो बेसिकली ये जो हम रेट लॉ लिख रहे थे, ये रेट लॉ लिख रहे थे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो ये जो पावर हैं रेट लॉ के अंदर, जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स होती है उनका सम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर। और उसको डिनोट करते हैं हम एन से। तो रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उनका, उन पावर्स का सम क्या होता है? ऑर्डर होता है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स
इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंटली आ गया। तो रेट लो तुमको एक्सपेरिमेंट करके और रेट लो एज इट इज़ दिया जाएगा, तुमको रेट लो बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं ये सारी। तो ये जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है उनका तुमको क्या करना है, सम करना है, और वो जो सम आएगा वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है, या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये देखो ये कि रेट कांस्टेंट दिया था, तो इसमें ये रेट लॉ दे रखा था हमको है ना, रेट इक्वेशन दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इनका सम कर देना है। तो इनका सम करोगे तो वही तुम्हारा क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन दिए A + B गिव्स प्रोडक्ट, है ना, रेट लॉ ये दे रखा, देखो इक्वेशन में दिया होता है। तो रेट लॉ क्या दिया है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। रेट लॉ दिया है मुझे K A⁻1/2 1/2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो व्हाट इज़ दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर में क्या करना है, इन पावर्स का सम कर देना है। तो 1 यहाँ पे पावर्स का सम करते हैं, तो 1/2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई इसकी 2.5। तो देखो यहाँ पे भी यही किया हुआ है ना, तो ये क्या आ गया ऑर्डर इसका 2.5। क्लियर होता है। ओके।